सो हम लोग अपनी आज की टैबलो की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग अगेन जो कैलकुलेटेड फील्ड्स का है नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेसिक कैलकुलेशंस, स्ट्रिंग कैलकुलेशंस और लॉजिकल कैलकुलेशंस का एक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग लॉजिकल कैलकुलेशंस के अदर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के लॉजिकल कैलकुलेशंस हम बना सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक सिंपल सा केस देखा था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर सेल्स की वैल्यू 1000 से ज़्यादा है तो हम उसे लेबल कर रहे थे एज हाई, अदरवाइज हम उसे लेबल कर रहे थे लो, और ऐसा हमने लास्ट टाइम पे बनाया था। सो हमारे पास अगेन डेटा एनालाइज करने के लिए सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट है और सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट में हम लोग सिंपली यही डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग जो हमारे कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं उनका कैसे यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे हमने जैसे सपोज कीजिए ऑर्डर आईडी यहाँ पे प्लेस कर दी और इन ऑर्डर आईडीज़ में हमने सेल्स को पेश कर दिया। ठीक है, बेसिकली हम ऑर्डर आईडी के लिए रो आईडी प्लेस करेंगे क्योंकि रो आईडी एक यूनिक आईडी है जो हर ऑर्डर रो को मिली हुई है। और इस तरीके से फिर हमने इसको यहाँ पे रख दिया। ओके, जी। तो ये हमें दिख रहा है कि हर रो में कितनी कितनी सेल्स हुई हैं। और अब हम यहाँ से एक कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करते हैं और इसका नाम रख देते हैं सेल्स लेबल। ठीक है, हम सेल्स को एक लेबल दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इफ देन एल्स नाम का जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है उसको यूज़ किया है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, इसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, हम्म, अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे नॉट इक्वल टू। ओके, नॉट इक्वल टू के लिए हम ये यूज़ करते हैं। इज इट ओके? जी। सो ये जो एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू साइन नॉट इक्वल। ओके, ज़्यादातर हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं इक्वल के लिए। ठीक है, हम्म, टैब्लो में हम सिंगल इक्वल भी यूज़ करते हैं बट डबल इक्वल भी वैलिड है। ठीक है, इक्वल, नॉट इक्वल, और फिर ये हो जाता है ग्रेटर देन, ये हो जाता है लेस, फिर ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, और लेस देन और इक्वल, इस टाइप से लेस देन और इक्वल इस टाइप से होते हैं ये ऑपरेटर्स। ओके, जी। तो ये एक वेरिएबल को दूसरे वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स एक वेरिएबल है और ये है, तो हमने ऐसे अगर लिख दिया कि अगर सेल्स की वैल्यू 1000 से हाइयर है तो उसे हाई बोलो, एल्स लो बोलो। जब हम इसको अप्लाई करते ही, हमने लास्ट टाइम भी किया था और यहाँ पे करते, तो जो जो वैल्यू हाई है वो सारी यहाँ आ गई और जो वैल्यू लो है उधर आ गई। अगर हम इसका सीक्वेंस बदल देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हम्म, सो इससे हमें दिख रहा है ये हाई है, ये लो है। हम इनको अरेंज भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये अब जैसे यहाँ पे हम सॉर्ट कर दें तो सारे हाई एक तरफ, सारे लो एक तरफ, इससे ये फायदा है, राइट। अभी क्या है कि सारी हाई सेल्स दिख रही हैं, पर अगर मान लो हमें इसके बीच में और अरेंजमेंट्स ऐड करने हैं, तो हमने कहा इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 1000। ओके, देन सबसे पहले हम समझते हैं कि अपने सीक्वेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर सेल 500 से कम है, ठीक है, 500 से लेस है, तो उसे हम लो बोलेंगे। 500 से लेके 1000 के बिटवीन है, ओके, तो हम्म, उसे हम मीडियम बोलेंगे। और 1000 के ऊपर है, से मोर है या से ग्रेटर है, तो उसे बोलेंगे हम हाई। इज इट क्लियर? जी।
तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन चीजें कर ली, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम अपने टैब्लो के गए, तो हमने कहा इफ सेल्स इज लेस देन 500, ठीक है, देन लो। अब जैसे हम हिंदी में बोलते क्या, अन्यथा, ठीक है, या होता है ना कि ये अथवा ये, ऐसा होता है, तो ये या ये, पर यहाँ पे एक और चीज जुड़ गई है, ये नहीं तो ये, नहीं तो ये, ऐसा। तो हम तीसरा कहेंगे एल्स इफ, ओके। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो होगा एल्स इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 500 एंड सेल्स इज लेस देन 1000, ये समझ लो। जी। तो यहाँ पे एंड का यूज हुआ है। एंड का मतलब क्या है, एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। एंड क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। एक और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, और, ये चीज याद रहेगी। जी जी। ये सारे क्या हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ओके। बिकॉज ये दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और ट्रू या फॉल्स लॉजिक देते हैं, राइट। एंड और क्या करता है कि एक से ज्यादा कंडीशंस को कंपेयर करने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर। जी। जैसे एक से ज्यादा कंडीशंस को अगर हमें कंपेयर करना है तो वो हम एंड या और से करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो दूसरी चीज है उसमें हमारी कंडीशन बदल गई। पहले तो था कि 500 से कम है तो लो है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि सेल्स 500 से तो ज्यादा हो मगर 1000 से कम हो, तो हम उसे कहेंगे देन मीडियम, ओके। तब हम कहेंगे उसको मीडियम, ठीक है। एल्स हाई। अभी हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे कि हमारा लॉजिक सही है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। तो अब इस तरह से हम कितने भी एलसीफ एलसीफ लगा सकते हैं, ओके। जैसे हम अगर मान लो आगे एक और कंडीशन जुड़ जाती कि 1000 से 1500 के बीच में, तो कहेंगे लिटिल हाई, और 1500 से 2500 के बीच में कहेंगे तो कहेंगे वेरी हाई, और 2500 से ज्यादा है तो वेरी वेरी हाई, ऐसे भी लगा सकते, राइट। अब हमने ये किया, तो यहाँ पे देखो जब वो 1700 हुई तो हाई बता रहा, ठीक है। 500 से 1000 के बीच में हुई तो मीडियम बता रहा है, ओके। जब 500 से कम हुई तो लो बता रहा है। इज इट क्लियर। जी। सो ये जो हमारे कंडीशंस है, ऑब्वियसली ये वीडियो प्ले कर करके साइड बाय साइड तुम्हें ये पूरा करना है इसको। लेकिन हमने क्या नाम दे दिया, सेल्स लेबल। और इसका जो आउटपुट आया वो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, वो एक एबीसी आउटपुट है, यानी कि ये स्ट्रिंग आउटपुट है। स्ट्रिंग क्यों, हमें ये याद रखना है कि जो भी हम आउटपुट पहले में दे रहे हैं वैसा ही सेम दूसरे में और वैसा ही सेम तीसरे में हमें देना चाहिए, ओके। तो ये हो गया ये, और ये एंड ऑपरेटर का एक इस्तेमाल है, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर एंड का एक और इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज, ओके। लॉजिकल ऑपरेटर एंड का और क्या यूज हो सकता है, इन फिल्टरिंग डेटा। इज इट क्लियर। जी। डेटा के फिल्टरिंग में भी ये यूज हो सकता है। अब जैसे हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे कॉलम्स है, तो मान लीजिए हमने ये क्या किया कि यहाँ से सारे कस्टमर के आईडी लिए, ठीक है, ध्यान से समझना, और कस्टमर के नाम लिए, क्योंकि ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं।
और हमने देखा कि किससे हमें कितना सेल्स हुआ और किससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ। ओके, इसको हमने इस तरीके से दिखा दिया। ये जो होता है ये हीट मैप कहलाता है। ओके, हम्म, हीट मैप का मतलब क्या होता है कि जिससे कम हुआ, जैसे यहाँ वैल्यू बहुत कम है, प्रॉफिट -363, ठीक है, सेल्स को कलर से दिखा रहा है, तो जहाँ कम सेल्स है वहाँ कम डार्क, और जहाँ ज़्यादा सेल्स है वहाँ ज़्यादा डार्क। चाहे तो हम इसको वापस इसमें बदल सकते हैं। सो अब ये हो गया। यहाँ पे बेसिकली क्या हमने कोई फिल्टर लगाया है, पहला क्वेश्चन ये है। नहीं। ये कोई फिल्टर नहीं है, राइट। हम्म, यहाँ पे हमने सिर्फ डेटा को सेलेक्ट किया है, दिस इज डेटा सिलेक्शन। तो हमने क्या लिखा है, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, प्रॉफिट एंड सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स, राइट, ये हमने किया। अब हम लोग यहाँ पे एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं, ध्यान से समझना। और इसमें हम कहते, और इसमें हम लोग एक और चीज भी कर लेते हैं, इसमें हम लोग स्टेट को भी ले आते, ठीक है, एज अ फिल्टर। यहाँ पे स्टेट आ गया, हम स्टेट को इधर रखना, तो ये आ गया, ठीक है। हम्म, किसी किसी ने किसी किसी स्टेट से ऑर्डर किया होगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कैटेगरी को भी ले आते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि वी आर एडिंग मोर लेवल ऑफ डिटेल टू डेटा। क्या हो जाएगा, वी आर एडिंग मोर लेवल ऑफ डिटेल, समझ रहे हो कि नहीं। जी। हम ज्यादा ज्यादा डिटेल ऐड कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे ज्यादा लेवल ऑफ डिटेल है अब हमारे पास। अब हमारे पास जो प्रॉफिट और सेल्स आ रही है वो कस्टमर वाइज आ रही है, और स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज भी हमें पता चल रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं। अगर कोई आपसे कहे कैलिफोर्निया फर्नीचर, ये इसका नाम है, इसका क्या मतलब होगा, कैलिफोर्निया का फर्नीचर का डेटा चाहिए, इसका मतलब होगा सिर्फ ओनली टेल दैट डेटा, या ओनली सेलेक्ट दूज वैल्यूज वेयर कैटेगरी is equal to California, or category is equal to furniture, and state is equal to California। ये चीज क्लियर है या नहीं। हम्म, तो ये एंड का यूज है। जब आपसे दोनों चीज मांग ली जाए कि हमें सिर्फ उन लोगों का ही डेटा दिखाओ जो कैलिफोर्निया के हों और जिन्होंने फर्नीचर कैटेगरी का प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो, ये चीज समझ में आ रही। जी। तो ये जो सिलेक्शन है कैसे करेंगे, तो एक तो तरीका है कि यहाँ से स्टेट को, इसका एक तरीका और भी है। एक तरीका है कि आप स्टेट को फिल्टर में डाल दीजिए और यहाँ से सिर्फ कैलिफोर्निया को चूज कीजिए। ओके, हम्म, और दूसरा जो आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरी को भी फिल्टर में डाल दीजिए और केवल फर्नीचर को सेलेक्ट कीजिए। ओके, सो एक तरीका ये, अगर आपको ये कोडिंग नहीं लिखना है, अभी तुम्हें दिख रहा है सिर्फ कैलिफोर्निया फर्नीचर आ रहा है, दिख रहा है, जी। राइट। ये एक तरीका है, बट क्योंकि हम लोगों को लॉजिक समझना है, हम लोगों को कैलकुलेटेड फील्ड का कंसेप्ट समझना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना। तो हम लिखेंगे स्टेट इज इक्वल टू सिंगल कोट में लिख देंगे कैलिफोर्निया। ये चीज क्लियर है या नहीं। जी। एंड कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर। ये समझ में आ रहा है। जी। इससे क्या हो गया, इस टाइप की जब हम फील्ड बना रहे, और चाहे तो थोड़ा सा अपने इसको इजीली रीड करने के लिए हम दोनों कंडीशंस को ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके,
जी। ये ठीक है। तो ऐसी जो फील्ड है जिसमें हमने इफ एल्स का इस्तेमाल नहीं किया है और फिर भी कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेशन लगाया है, ओके, ऐसी जो फील्ड्स हैं उसमें क्या होएगा कि आउटपुट ट्रू फॉल्स टाइप का आएगा। ये चीज याद रखेंगे। जी। ऐसी फील्ड्स जिसमें हम लोगों ने कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स ही यूज किया है, इफ एल्स का यूज नहीं किया है, केस व्हेन का यूज नहीं किया है, तो ये क्या होगा, केवल ट्रू और फॉल्स आएगा। इसको अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ टी एफ लिखा दिख रहा है छोटा सा, जी। जूम, राइट। तो टी एफ का मतलब है ट्रू फॉल्स, ओके। जी। जी। अब तुम हमें ये बताओ, अगर इसका आउटपुट केवल ट्रू और फॉल्स में आ रहा है तो फिल्टर यूज करने के लिए हमें ट्रू वाले सारे चाहिए होंगे कि फॉल्स वाले सारे चाहिए होंगे? ट्रू वाला चाहिए। ट्रू वाले ना, क्योंकि जिनके जी। में ये दोनों ट्रू हो कंडीशन। तो जब आप फिल्टर में डालेंगे तो ट्रू ले लिया आपने, हम्म। ठीक है, अप्लाई कर दिया और अपने आप वही हो गया, देखो, जी। ठीक है। तो चाहे तो आप डायरेक्ट उन फील्ड्स को एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं, जो इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स बनाने के लिए बेटर तरीका है। पर सपोज करिए आप सिंपली कैलकुलेटेड वे में इसको करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते इस सबको, तो ये एक है, ओके। और दूसरी चीज, अगर आप इसको सीधे टेस्ट करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए, तो यहाँ पे भी केवल ये वही वही ट्रू देगा जहाँ पे ये दोनों चीजें ट्रू हो रही होंगी। हम्म। यहाँ पे सारे फॉल्स हैं, क्यों? क्योंकि दोनों नहीं मैच कर रहा है, जी। ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रू है क्योंकि यहाँ कैलिफोर्निया और फर्नीचर दोनों मैच कर रहा है, राइट, हम्म। तभी ट्रू हो रहा है। तो चाहे इस तरीके से देख लो, चाहे इसको फिल्टर में ऐड करके ट्रू कर लो, ओके। ये लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू का एग्जाम्पल है। अब इसमें जैसे आपको एक और चीज किसी ने कह दी, एक और कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं, और उस कैलकुलेटेड फील्ड का काम है, अभी हम इसको यहाँ से पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको भगा देते हैं यहाँ से। तो अब जैसे किसी ने आपसे कहा कि हमें सिर्फ कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क का ही डेटा चाहिए, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ये क्लियर है। जी। तो क्या है कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया दोनों ही स्टेट हैं, ठीक है। या मान लो कह देते हैं कि कैलिफोर्निया, चलो ठीक है, टेक्सास ले लेते हैं, कैलिफोर्निया टेक्सास, न्यूयॉर्क स्टेट भी है, सिटी भी है, चलो टेक्सास हम ले लेते हैं, ये कैलिफोर्निया टेक्सास। तो यहाँ पे आप एंड लगाओगे कि और लगाओगे? जैसे और। मान लो उन्होंने लिखा स्टेट इज इक्वल टू कैलिफोर्निया, ठीक है। और जैसे तुमने कहा और, क्योंकि ऐसे कोई एक रो में दोनों स्टेट थोड़ी हो सकते हैं, तो हमने कहा कि स्टेट का नाम या तो ये हो और या फिर ये हो, ओके। तो ये भी, ये वहीं वहीं ट्रू होएगा जहां स्टेट का नाम इनमें से कोई एक होगा, और बाकी जगहों पे ये फॉल्स होएगा, ओके। ये हुआ। अब इसको हमने कैलिफोर्निया टेक्सास को यहाँ पे लिया और इसको ट्रू पे लिया और अप्लाई किया, और ये देखिए, तो सिर्फ वही कस्टमर्स आ रहे हैं जिन्होंने कैलिफोर्निया या फिर टेक्सास में से जाके कभी जो है ऑर्डर किया है, ये देखो, सब जी। वही आ रहे हैं, राइट। तो ये जो कैलकुलेटेड फील्ड का यूज हम लोग सीख रहे हैं, ये क्या है, ये लॉजिकल कैलकुलेशंस कहलाते हैं, ठीक है। लॉजिकल कैलकुलेशंस में आप इफ देन एल्स या इफ देन एल्स इफ, इस तरह के स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ये क्लियर है? जी। ठीक है। अब इसमें एक हम लोग और भी तरह के स्टेटमेंट का यूज पढ़ते, जिसका नाम है केस व्हेन, ओके। क्या है? ये भी वैन। एक तरीके के लॉजिकल कैलकुलेशन है।
केस व्हेन, ये बिल्कुल इफ एल्स इफ जैसा है। ओके, केस व्हेन। अब केस व्हेन को समझते कि ये कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे हमें दिख रहा है कि जब हम ऑर्डर आईडी वाइज डिस्काउंट देखते हैं, या एक्चुअली रो आईडी वाइज, ध्यान से समझना, हमने रो आईडी जोड़ी और डिस्काउंट जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे या तो डिस्काउंट ज़ीरो है या कुछ वैल्यू है, देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम केस व्हेन का यूज़ करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे इफ एल्स का था। तो एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे डिस्काउंट लेबल। ओके, लिहाज लिखते हैं केस। अब देखो केस में क्या लिखा हुआ है, केस एक्सप्रेशन व्हेन वैल्यू देन रिटर्न, एल्स 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 ऐसे। ठीक है, एक सिंपल अभी यूज करके दिखाते हैं। तो केस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन वही लॉजिकल कैलकुलेशन है जो हमने अभी लगाए। तो हमने कहा केस, ठीक है, डिस्काउंट व्हेन 0.00, ऐसा कुछ, राइट। देन नो डिस्काउंट, एल्स डिस्काउंट एंड। लेट्स ट्राई, ये समझ में आ रहा है। जी। हमें दिख रहा है डिस्काउंट की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो उसी में से एक वैल्यू हमने देख ली कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो क्योंकि ये फ्लोट डेटा है तो इसमें अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक का डेटा है। तो हमने क्या दिया, केस डिस्काउंट व्हेन, जब ये वैल्यू हो तो लिख दो नो डिस्काउंट, और ये है तो लिख दो डिस्काउंट। इज इट क्लियर। जी। अप्लाई, और इस डिस्काउंट लेवल को लगा के यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखिए जीरो वाले सारे पे नो डिस्काउंट आने लगा, और उस पे जो है सब पे ही आने लगा। ठीक है, ये क्लियर है। जी। जी। जहां जहां पे भी जीरो नहीं है वहां वहां। ठीक है, तो अब जैसे अगर हमें लेस देन ग्रेटर देन इस टाइप का यूज करना होता, तो इफ एल्स यूज करना ज्यादा बेहतर है, राइट। जी। इफ एल्स एल्स, बट जब हमें स्पेसिफिकली पता हो कि ये केस हो तो ये लिख दो, वो केस हो तो वो लिख दो, ठीक है, तो उस केस में आपको केस व्हेन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इज इट ओके। जी। ठीक है, तो ये एक हम लोग का इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको हम ओके कर देते हैं। एक सेकंड। नाउ इसके आगे जैसे हम लोग ने देखा एग्रीगेटेड कैलकुलेशंस भी होते हैं। देखो एग्रीगेट जो टर्म है वो वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हम रिकॉर्ड्स को एक तरीके से कंबाइंड करके देखें। ठीक है, जैसे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, जहाँ पे हम एक ग्रुप का, जहाँ पे एक ग्रुप की बात करें ना कि इंडिविजुअल की, राइट। जैसे सम ऑफ सेल्स का मतलब क्या होगा कि सब मिला के कितनी सेल्स आई, है ना। एवरेज सेल्स का क्या मतलब होगा कि ऑन एन एवरेज हर ऑर्डर में कितनी सेल हुई। ठीक है, मैक्स मिन तो आपको पता ही है कि सभी ऑर्डर्स में मैक्सिमम सेल्स कितनी, मिनिमम सेल्स कितनी है। काउंट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है कि टोटल मिला के काउंट ऑफ सेल्स कितनी कितनी सेल्स हुई। ठीक है, जी। तो ये जो है ये सिंपल सा केस है। अगर हम सम ऑफ सेल्स लिख देते या
एवरेज सेल्स लिख देते हैं, लेट्स राइट एवरेज सेल्स। ठीक है, अभी जैसे इसी में ही तो हम यहाँ पे एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं एवरेज सेल्स। तो ये क्या करेगा, और यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज सेल्स। ठीक है, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो एवरेज सेल्स को हम यहाँ पे चेक करने वाले, तो एवरेज सेल्स में आप देखेंगे कि जो भी वैल्यू एवरेज की है, यानी उस सेल में जो भी एवरेज है वो निकल आएगा। बट क्योंकि यहाँ पे बात रो आईडी वाइज हो रही है, तो रो आईडी वाइज एवरेज का तो कुछ खास मतलब निकलता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए एवरेज सेल्स को अगर वाकई में हमें देखना है इन एक्शन, तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, मान लो सिंपली हम यहाँ पे सेगमेंट या रीजन ले लेते हैं। जैसे सेगमेंट ले लिया हमने, और जो हमने एवरेज सेल्स निकाली है यहाँ पे, जो हमने पहले ही बना लिया है, तो ये एवरेज सेल्स को जो है हम यहाँ से ले लेते हैं। ये है, फिर से यहाँ पे ले लेते हैं, तो इससे हमें हर सेगमेंट की एवरेज सेल दिखेगी। ठीक है, और क्योंकि हमने एवरेज वहाँ पे पहले ही लिख दिया था, तो तुम्हें यहाँ एजीजी दिखेगा, दिख रहा है? जी ये एजीजी का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीगेट। ठीक है, जी। सो यही वो टाइप ऑफ कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि ये एग्रीगेटेड कैलकुलेशंस होते हैं। मतलब यहाँ पे आपका जो एग्रीगेशन है वो पहले ही हो जा रहा है और बस वो वैल्यू आ रही है, पर ये डायनेमिक है। जिसे समझ रहे हो, ये डायनेमिक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब लेवल ऑफ डेटा बढ़ेगा, ये देखो अभी तुमने देखा 223 लिखा था कंज्यूमर में, ठीक है, 223.73 लिखा था, पर जब लेवल ऑफ डेटा बढ़ा इसमें, तो आपने देखा कि अब वो 223 नहीं रहा एवरेज, राइट? जी वो स्प्लिट हो गया रीजन वाइज। सो व्हेन लेवल ऑफ डेटा इंक्रीज्ड, ये भी बदल गया। इज इट क्लियर? जी। सो ये इसका एक मतलब है। आगे चल के हम लोग कुछ इस टाइप की भी कैलकुलेटेड फील्ड्स को पढ़ेंगे जिसमें हम किसी वैल्यू के इंक्लूड या एक्सक्लूड होने पे लेवल को फिक्स कर सकते हैं, डेटा को फिक्स कर सकते हैं। समझ रहे हो? जी इसका मतलब क्या होएगा कि अगर हम रीजन को यहाँ हटा दें तो 223 है, और रीजन को जोड़ दें तो ऑब्वियसली रीजन वाइज आने लगा। पर कोई कहे कि नहीं भैया वो 223 भी देखना है हमको, ठीक है, कोई कहे हमको नहीं वो 223 दिखाओ, तो उसको हम लोग लेवल ऑफ डिटेल कैलकुलेटेड फील्ड्स कहते हैं। ओके, लेवल ऑफ डिटेल कैलकुलेटेड फील्ड्स। सो अब जैसे इसी में अभी इस टाइप की फील्ड हम लोग ज़्यादा बनाते नहीं हैं, बट क्योंकि ये कैलकुलेशंस क्या है, मान लो मैंने सेल्स को ऐसे ड्रैग किया, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं। देखो एवरेज यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मिनिमम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके, जी और चाहे तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसका मेजर हम बदल भी सकते हैं। इसमें और भी आप देख सकते हो। तो ये जो सम, एवरेज, मीडियन, काउंट, काउंट डिस्टिंक्ट के सब दिखा रहा है, ये आपका क्या है, ये सब आप इसमें बदल सकते हैं, इसको मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटाइल। आगे चल के हम लोग दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन और वेरिएंस पॉपुलेशन, ये जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं इनका क्या मतलब है, और ये इसका एक्चुअली में सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी सीखोगे आगे। ठीक है, तो वो जब हम लोग थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैलकुलेटेड फील्ड्स एंड ये सब आ जाएगा हम लोग को, तब हम लोग वो आगे करेंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ कैलकुलेटेड फील्ड को याद रखने के लिए आप ये सारे फंक्शंस याद रखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ओके, जी इसके बाद जैसे आप देख रहे हो कि टेबल कैलकुलेशंस और लेवल ऑफ डिटेल कैलकुलेशंस, ठीक है, ये भी है हमारा। वो हम लोग, ये हमारे दो अलग टॉपिक्स होंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग लेवल ऑफ डिटेल्स 2 से 3 दिन में ख़त्म करेंगे। ये एक बड़ा टॉपिक है। टेबल कैलकुलेशंस हम लोग
ख़त्म करेंगे विद इन एक दिन में, ये अलग से ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम रनिंग सम, विंडो एवरेज, रैंक, इस टाइप की चीज़ों का मतलब समझाएंगे। ओके। जी। बाकी जैसे ये नंबर कैलकुलेशन से, जैसे आपने दिखाया राउंड, ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा भी था, जिसमें हाँ। ना किसी चीज़ को राउंड अप कर देते, जैसे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को राउंड अप कर दिया, ठीक है, जी। तो वो राउंड फंक्शन है। ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसके बिफोर दैट हम लोग आज डेट रिलेटेड फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे आपने लास्ट टाइम भी कहा था, ठीक है। तो जब आप टैबलो में कैलकुलेटेड फील्ड्स को बनाते हैं, ठीक है, जी। तो यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो कई तरीके से ग्रुप कर रखे हैं, ठीक है। जैसे हमने कह दिया ईयर ऑफ डेट, ध्यान से समझना, ठीक है, ईयर ऑफ डेट। अब आपको पता है कि जो हमारे डेटा में डेट दी गई है, वो एक प्रॉपर डेट दी गई है, राइट। जी। ये चीज है ना, प्रॉपर डेट है। उसमें तीन पार्ट होते हैं, डे, मंथ और ईयर। ओके, ये तीन पार्ट तो हमें दिख रहे हैं, पर इसमें एक और पार्ट होता है, वो है क्वार्टर। मैं समझ रहा हूं भाई, ये डेट ईयर के किसी क्वार्टर को बिलोंग करेगी कि नहीं, जी। जी। है ना। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, इन सबको किसी को तो बिलोंग करेगी ना ये डेट, ठीक है। तो सो ये जो ईयर ऑफ डेट है, इसमें अगर मान लीजिए हम यहाँ कैलकुलेटेड फील्ड में लिखते हैं ऑर्डर डेट, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ, तो डेट क्या करता है, सबसे पहले ये समझते हैं। अगर मान लो मैंने डेट को ऐसे एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख दिया, दिख रहा है, जैसे इन्होंने लिखा है 2006 6/15, मान लो हम ऐसे लिख देते हैं कि 2024 6/15, तो ये क्या हो गया, 15 जून 2024, ठीक है, जी। ऐसा कर दिया। तो ये अंदर की वैल्यू क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और ये डेट फंक्शन क्या कर रहा है, उसे टाइप कास्ट कर रहा है इनटू अ डेट। इज इट क्लियर। जी। इसमें हम स्पेस देके यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हैं, जैसे अभी 19:06 हो रहा है, ऐसा, ठीक है, तब भी ये वैलिड कैलकुलेशन है। तो ये डेट समझ में आया। जी। ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू को डेट वैल्यू में दे देगा। कई बार क्या होगा, मान लो डेटा में हम लोगों को स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंग से इस तरीके से डेट में बदल देंगे, जिससे प्रॉपर डेट टाइम उसका डेटा टाइप बन जाए। ये एक चीज है, ठीक है। फिर इसमें डेट रिलेटेड फंक्शंस और है, जैसे डेट ऐड फंक्शन, ठीक है। तो डेट ऐड फंक्शन में क्या है, जैसे डेट ऐड करते हैं, तो इसमें कह रहा है डेट पार्ट, यानी कि क्या ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे हमने कह दिया मंथ ऐड करना है, इज इट क्लियर, हम्म। मंथ ऐड करना है। अब दूसरा आएगा कि कितना ऐड करना है, तो जैसे कह दिया 3 मंथ ऐड करना है। ओके, ये देखो नीचे फॉर्मूला लिखा है, हम्म। डेट पार्ट, इंटरवल और डेट। अब पूछ रहा है किस डेट में, ठीक है, तो मान लो हम कह देते हैं ऑर्डर डेट में। ये क्लियर है। जी। तो इसका मतलब होगा कि ऑर्डर डेट में 3 मंथ्स ऐड करके उसे प्रिंट कर दो। ओके, तो अगर हम इसे अप्लाई करके ओके कर देते हैं सिंपली, तो एक तरफ हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर आईडी ले लेते हैं, क्योंकि हर ऑर्डर आईडी एक डेट को ही आई है, ठीक है, तो उसकी ऑर्डर डेट ले लेते हैं। अब ऑर्डर डेट में ये ईयर दिखा रहा है, हम कहे ईयर वियर नहीं, सीधे डे दिखाओ, ठीक है, प्रॉपर
तो ये क्या कर रहे हैं कि हमें या तो ईयर ही दिखाएगा या क्वार्टर दिखाएगा या समथिंग। ठीक है, हम कह रहे हैं एग्जैक्ट डेट दिखाओ, तो एग्जैक्ट डेट जो है ये दिखाएगा अब। ओके, तो एग्जीक्यूट कर रहा है, ये एग्जैक्ट डेट आएगी अब यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें अगर हम सिंपली कहते हैं, हम कहते हैं डे और एक काम और भी करते हैं कि एक मेजर भी ले लेते हैं, तो उसके थ्रू ये सही दिखाएगा। ये आ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं एग्जैक्ट डे दिखा रहा है। ठीक है, 8 जुलाई 2014 या समथिंग समथिंग। अब जो ईयर ऑफ डेट हमने जो निकाला था, जिसका तुम देख सकते हो कैलकुलेटेड फील्ड डे बन गया, तो उसमें भी वही कर रहा है वो। तो हम इसमें भी कह रहे हैं भैया डे दिखाओ। ठीक है, और अब वो करेगा, और हम कहेंगे एग्जैक्ट डेट दिखाओ, और फिर अभी बदलते हैं। बट जो इस पर्टिकुलर फील्ड का कैलकुलेशन है, ठीक है, थोड़ा सा हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आफ्टर अरेंजमेंट अब आप देख सकते हो, ये दिख रहा है यहाँ पे एक्चुअल क्या है, 7 दिसंबर। यहाँ क्या दिखा रहा है, 7 सितंबर, क्योंकि हमने 3 मंथ ऐड कर दिए थे। राइट, यहाँ अक्टूबर है, तो वहाँ जुलाई दिखा रहा है, जून है, मार्च दिखा रहा है। अभी इसको हमें कंफर्म भी करना पड़ेगा, बट ये जो है हम लोगों को, हाँ, इसमें जोड़ रहा है एक्चुअली वो, सितंबर दिसंबर 3 मंथ का डिफरेंस है। अरेंजमेंट थोड़ा लेफ्ट और राइट है। ये हम लोग की कैलकुलेटेड फील्ड है, ये एक्चुअल है। ठीक है, जो जी दिसंबर में मार्च दिखा रहा है, नवंबर में फरवरी, तो ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आपके यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी डेट रिलेटेड 2 फंक्शंस पढ़े, क्या क्या, एक तो खुद डेट और एक डेट ऐड। ठीक है, बाकी डेट डिफरेंस, डेट नेम, डेट पार्स, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे अपने क्लास में। ओके, ठीक है। इसमें और भी है, जैसे इज डेट, मेक डेट टाइम। तो डेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए हम लोग ग्रुप वाइज पढ़ रहे हैं। जैसे हमने एग्रीगेट्स पढ़े, जैसे हमने कल पढ़े थे कुछ फंक्शंस जिसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर वाले पढ़े, जिसमें जी तुमने केस, व्हेन, इफ, एल्स, एल्स इफ, ये सब पढ़ा। तो ये सब अब आप प्रैक्टिस करो, और जो भी आपके डाउट्स हैं, और इन सब को प्रैक्टिस करके वो आप बताओ। ओके। ठीक।